ठीक ठीक। देखिए सुनिए ध्यान से देखिए, हम लोग थर्ड नंबर क्या बताए थे, मेरी बात सुनिए। देखिए रूल पढ़ा रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन में, दो रूल हम लिखवाए थे ना। रूल नंबर थर्ड है, तीसरा रूल क्या कहता है देखिए, इफ यदि if living group is cationic in nature, then takes place. If living group is cationic in nature, then reaction takes place according to the देख सुनिए, करा इफ लिविंग ग्रुप इज केटाइनिक इन नेचर, करा यदि कोई लिविंग ग्रुप अगर नेचर में केटाइनिक होता है, कैसा होता है केटाइनिक। केटाइनिक का मतलब जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कह रहा इफ लिविंग ग्रुप इज केटाइनिक इन नेचर, अगर कोई हटने वाला ग्रुप अगर नेचर में केटाइनिक है, केटाइनिक का मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्शन जो होगा अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, एंटी सेटजेप रूल। किसके अनुसार होगा, एंटी सेटजेप रूल के अनुसार होगा। मतलब एच वहां से हटेगा जहां एच का संख्या क्या है, कम या ज्यादा। एंटी सेटजेप क्या कहता था, ज्यादा। मतलब एच वहां से हटेगा जहां एच का संख्या क्या है, ज्यादा है। जैसे आप देखिए एक रिएक्शन लिखा हुआ है CH3C, सल्फर है, देखिए देखिए यहाँ पे कंपाउंड आपको लिखे हैं। देखिए जैसे CH3 था, CH2 था, C के साथ H था, C के साथ 3H लगा हुआ है। और एक ग्रुप अगर हटने वाला, एक ग्रुप अगर केटाइनिक नेचर में है, इस पर कैसा चार्ज है, प्लस। तो जो लिविंग ग्रुप है वो नेचर हटने वाला कैसा है, केटाइनिक। कैसा है, केटाइनिक है। तो इफ लिविंग ग्रुप इज केटाइनिक इन नेचर, अगर हटने वाला ग्रुप नेचर में केटाइनिक होता है, जैसे इस पर सल्फर पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तब कहता है कि रिएक्शन फॉलो होगा। रिएक्शन होगा किसके अनुसार, रिएक्शन होगा एंटी सेटजेप रूल के अनुसार। किसके अनुसार, एंटी सेटजेप। एंटी सेटजेप का मतलब होगा, देखिए तो रिएक्शन होगा एंटी सेटजेप रूल के अनुसार। मतलब एच वहां से हटेगा जहां एच का संख्या क्या है, ज्यादा। एच वहां से हटेगा जहां एच का संख्या क्या है, ज्यादा। तो बोलिए एच कहां से इस कार्बन से तो पूरा ग्रुप हटेगा, इसके बगल का एक यह कार्बन, इसके बगल का एक यह कार्बन। अब बताइए किस कार्बन से छटेगा, यहां से हटेगा कि यहां से हटेगा, कहां से छटेगा, यहां से हटेगा ना। क्यों, क्योंकि इस पे कितने कार्बन है, कितना एच है, 3। एच वहां से हटेगा जहां एच का संख्या क्या है, ज्यादा है। तो बोलिए रिएक्शन क्या बनेगा, CH3 CH2 C, C के साथ देखिए यहां H, एक ग्रुप बनेगा, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। यानी एच वहां से हटेगा जहां एच का संख्या ज्यादा है। एक अपने से जरा बना करके दिखाइएगा इसको।
जरा यहां से लिखिएगा। बन गई। बन गई। एक दो तीन चार पाँच छः। ये बन गया। किसी का बना, ये किसी का बना। ठीक, वेरी गुड। अब बनाए। वाह, वेरी गुड, रास्ते तो सही है। अरे अब बनाए आप लोग, अब बनाए। इधर बनाई बाबू, बना। इधर बनाए जी आप लोग, तभी इधर आप लोग। नहीं बनाए, देखिए देखिए यहां से देखिए, देखने दे लोग कहाँ। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा
देखिए सुनिए, जीओसी में क्या क्या हम पढ़ाए, क्या क्या आप सुनिए, वो पूरी कहानी अब सुनिए, है ना। जीओसी दम स्टार्टिंग से सबसे पहला पढ़ाए मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जैसे कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, कोई भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट से अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो आप स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करते हैं, व्याख्या करते हैं, वह उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मैकेनिज्म। कोई भी रिएक्शन का अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं, तो वह उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मैकेनिज्म कहलाता है। यहां तक क्लियर है? जैसे आप हम क्या बताए कि अगर आप यहां से अपना घर जाते हैं तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो आप कैसे गए, जैसे यहां से नीचे उतरे, ऑटो पकड़े या हॉस्टल गए, हॉस्टल से आप स्टेशन गए, बस स्टैंड गए, फिर वहां से आप ट्रेन बस पकड़ करके आप अपना घर पहुंचे, तो इसका मतलब ये क्या है? ये मैकेनिज्म हुआ कि नहीं? यानी कोई भी स्टेप बाय स्टेप जो अध्ययन करते हैं किसी भी चीज का, वह उसका क्या कहलाता है? मैकेनिज्म। क्या कहलाता है? मैकेनिज्म कहलाता है। आप रिएक्शन में हम बताए थे कि रिएक्शन में पहले पुराना बॉन्ड टूट करके नया बॉन्ड बनता है। वे भी दो प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है होमोलाइटिक फिजन और एक को कहा जाता है हेट्रोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन बताए थे कि वैसा फिजन बॉन्ड इस तरफ इस प्रकार से टूटे, होमोलाइटिक फिजन में वैसा फिजन बॉन्ड हमारा इस प्रकार से ब्रेक करे ताकि जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वह इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर में बट जाए हमारा। जैसे दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, दोनों अलग अलग एटम का है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, शेयरिंग इस तरह से फिर ब्रेक करे ताकि उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाए। तो इस तरह जब अलग होगा ना तो इसको कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। क्या कहते हैं? होमोलाइटिक फिजन। यानी कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह ब्रेक करे ताकि इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हुआ है वह शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर में क्या हो? बट जाता है। उसको कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। क्या कहते हैं? होमोलाइटिक फिजन कहते हैं, ऐसे कहते हैं। दिस फिजन इज नोन एज क्या कहलाएगा? होमोलाइटिक। क्या कहलाएगा? होमोलाइटिक फिजन कहते हैं। अब आइए, अगर मान लीजिए कार्बन का कोई फ्री रेडिकल बनता है, कार्बन का कोई बॉन्ड है, बॉन्ड 20 से हमारा टूट करके बनता है, कोई भी कार्बन का है, बॉन्ड इस तरह ब्रेक किया कि बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाता है, तो अगर होमोलाइटिक फिजन होता है तो बनता क्या है? फ्री रेडिकल। क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। हम बात फ्री रेडिकल किसको कहते हैं? जिसके स्पेसिस पर कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए उसको क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल। क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल। जिसके पास अगर कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है उस स्पेसिस को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। जिसके पास भी कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है उस स्पेसिस को ही हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। एक होता है हेट्रोलाइटिक फिजन। सुनिए, हेट्रोलाइटिक फिजन क्या है? तो हेट्रोलाइटिक फिजन कहा जाता था वैसा फिजन जो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करे ताकि इलेक्ट्रॉन जो है, गप नहीं कीजिए ना, फिर क्या है हमको इतना भूखने से। देखिए यहां देखिए, इस तरह से बॉन्ड टूटे ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पर चला जाए, और जब मान लीजिए एक ही एटम पे चला जाएगा इसका मतलब दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चला गया, तो जो लॉस किया उस पे प्लस चार्ज और जो गेन कर लिया उस पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। इसका मतलब एक पर प्लस चार्ज होगा दूसरे पे माइनस चार्ज होगा। अगर ऐसा होता है तो उसको हम आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयंस। यानी हेट्रोलाइटिक फिजन होता है तब हमारा आयंस बनता है। क्या बनता है? आयन। मतलब निगेटिव आयन बनेगा, साथ में क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन बनेगा। इसको हम आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो निगेटिव आयन बनेगा प्लस पॉजिटिव आयन बनेगा, जो निगेटिव पॉजिटिव बनता है उसी को क्या कहा जाता है? आयंस कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? आइए देखिए, तो यहाँ पे निगेटिव आयन बनेगा साथ में पॉजिटिव आयन बनेगा, मतलब आयंस बनेगा। आइए, यानी हेट्रोलाइटिक फिजन में कोई पूछेगा क्या बनेगा तो आयंस। क्या बनेगा? आयंस बनेगा।
होमोलाइटिक में पूछेगा क्या बनता है, तो फ्री रेडिकल। क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। उसके बाद सबका कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि फ्री रेडिकल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, कार्बोनियम आयन का क्या, कार्बन आयन का क्या, सबका अलग अलग बताए थे। फिर एक बताए कार्बीन और नाइट्रीन बताए थे। ये जितना भी 5 आप सुने, फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब हमारा रिएक्शन का इंटरमीडिएट कहलाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब हुआ ये ना तो स्टार्टिंग का चीज है ना तो लास्ट का चीज है, ये बीच बीच का स्टेप है। और जो बीच बीच का स्टेप होता है उसी को कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट ये सब कहलाता है। कार्बीन में क्या है ना, कोई भी वैसा कार्बन जो 2 बॉन्ड बनाता है और साथ में एक लोन पेयर रखता है, 2 बॉन्ड और साथ में क्या रखता है? एक लोन पेयर, उसको हम लोग कार्बीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बीन। यानी कोई भी वैसा कार्बन एटम जो 2 बॉन्ड पेयर रखता है और साथ में एक लोन पेयर रखता है, कार्बन पे। कहां पे रखता है? कार्बन पे। कोई भी वैसा स्पेसीज जिसके कार्बन पे 2 बॉन्ड पेयर होता है, 2 बॉन्ड रखता है और साथ में एक लोन पेयर रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बीन। क्या कहते हैं? कार्बीन। और नाइट्रीन में क्या है कि एक बॉन्ड पेयर होता है और साथ में क्या होता है? 2 लोन पेयर। एक बॉन्ड बनाता है, साथ में क्या रखता है? 2 लोन पेयर रखता है, तो उसको हम लोग नाइट्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रीन। कार्बन में कोई भी वैसा कार्बन जो 2 बॉन्ड एक लोन पेयर रखता है, तो कार्बीन। नाइट्रीन में एक बॉन्ड रखता है, 2 लोन पेयर रखता है, उसको क्या कहते हैं? नाइट्रीन। क्या कहते हैं? नाइट्रीन। ये 5 चीज है। फ्री रेडिकल है, कार्बोनियम आयन है, कार्बन आयन है, उसके बाद कार्बीन है और नाइट्रीन है। ये 5 ऐसा स्पेसीज है, ये पांचों हमारा कहलाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या कहलाता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है। कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल, सुनिए कौन कौन सा? कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब पांचों का पांचों हमारा फ्री रेडिकल कहलाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या कहलाएगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाएगा। ये 5 के बाद फिर हम आपको पढ़ाए सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ाए थे। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में पढ़ाए थे हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, मोबाइल रख दीजिए, ये पढ़ाए थे हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, रिजोनेंस में ही पढ़ना है मेसोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद पढ़ाए थे आपका एरोमेटाइजेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। इतना प्रकार का इफेक्ट पढ़ाए थे। अब आइए हाइपर कंजुगेशन में क्या था, तो हाइपर कंजुगेशन में बताए इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता था। यानी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन में मतलब सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता था डबल बॉन्ड में। इस घटना को हम हाइपर कंजुगेशन कहते थे। हाइपर कंजुगेशन होता कहां कहां था? अल्कीन में होता था, फ्री रेडिकल में होता था, कार्बोनियम आयन में होता था। इस सब में हाइपर कंजुगेशन होता था। दूसरा पढ़ाए थे इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें एक चीज और पढ़ाए थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, चाहे कार्बोनियम आयन रहे या अल्कीन रहे या फिर क्या रहे? फ्री रेडिकल रहे। नेक्स्ट उसमें अगला क्लास पढ़ाए थे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? तो इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाए थे ए पाया जाता है सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड में। कोई बता सकते हैं व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? आई इफेक्ट क्या है? एनीबॉडी, कोई भी बच्चे? बोले आई इफेक्ट क्या है? बोलिए आई इफेक्ट। बोलिए आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। कोई नहीं बताएगा? देखिए आई इफेक्ट क्या है, मेरी बात सुनिए। इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का 0 लिया जाता है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी भी एटम को
इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर ज्यादा है तो हम करते हैं कि वह सफर करता है प्लस आई इफेक्ट से। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अपनी ओर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का पावर ज्यादा है, तब हम कहते हैं कि वो सफर करता है माइनस आई इफेक्ट से। किससे सफर करता है? माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन देने का पावर ज्यादा है तो प्लस आई, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विथड्रॉ करने का पावर ज्यादा है तो क्या करते हैं? माइनस आई। क्या कहते हैं? माइनस आई कहते। देने का पावर, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर है तो प्लस आई, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करने का पावर है तो क्या है? माइनस आई। ऐसे आप सोल्व करते हैं। देखिए, हम उसके बाद पढ़ाए थे कि जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है सारा अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट रखता है। क्या रखता है? प्लस आई। जितना भी, मेरी बात सुनिए, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉन, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितना भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर ज्यादा हो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो हम कहते हैं कि वो सफर करता है प्लस आई इफेक्ट से। और यदि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विथड्रॉ करने का पावर ज्यादा हो, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा हो, तो हम कहते हैं कि वो सफर करता है माइनस आई इफेक्ट से। सारा फंक्शनल ग्रुप माइनस आई होता है। सारा फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? माइनस आई। ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। जितना भी हमारा फंक्शनल ग्रुप्स है वह सभी फंक्शनल ग्रुप हमारा माइनस आई इफेक्ट रखता है। क्या रखता है? माइनस आई। जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है, ऑल अल्काइल ग्रुप्स है प्लस आई इफेक्ट। जितना भी हमारा अल्काइल ग्रुप है सब प्लस आई इफेक्ट है। अल्काइल कहां माइनस है? कभी नहीं लिखा है, दिखा दीजिए। देखिए, सारा अल्काइल प्लस आई और सारा फंक्शन ग्रुप माइनस आई। मीजोमेरिक, एक उसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट की बात हुआ, एक दूसरा था रिजोनेंस। रिजोनेंस बताए थे कि हमारा पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल में होता है जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड होना जरूरी है। और देखिए, रिजोनेंस हमेशा होता है डबल बॉन्डेड कंपाउंड में। कहां होता है? डबल बॉन्ड। तो उसका कंडीशन लिखवाए थे कि कोई भी वैसा कंपाउंड जो डबल बॉन्ड रखता है और डबल बॉन्ड के बगल का कोई भी ऐसा एटम है जिसके एटम पर कोई प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। या उसके एटम पर कोई माइनस चार्ज है, यानी कार्बन कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड के बगल का एटम पर कोई प्लस चार्ज है या कोई माइनस चार्ज है या कोई एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सब अगर कंडीशन लागू है तब हम कहते हैं कि वह एटम या वह ग्रुप ऑफ एटम शो करेगा। क्या शो करेगा? रिजोनेंस। क्या शो करेगा? रिजोनेंस शो करेगा। फिर हम लिखवाए थे मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या था कि दो तरह का इफेक्ट था। अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर कोई लोन पेयर रखता है, क्या रखता है? लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर अगर कोई डोनेट करने वाला ग्रुप है तो हम कहते हैं वो प्लस एम इफेक्ट है। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विथड्रॉ कर सकता है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो हम कहते हैं वो सफर करता है माइनस एम इफेक्ट से। हम बोले पहला एटम के पास जिसके पास लोन पेयर है वो प्लस एम इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच सकता है जिसके पहला आइटम पर कोई लोन पेयर नहीं है तो हम कहते हैं वो सफर करता है माइनस एम इफेक्ट। किससे सफर करता है? माइनस एम। जो लोन पेयर डोनेट करता है प्लस एम इफेक्ट, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विथड्रॉ करता है, खींचता है, हम कहते हैं वो सफर करता है माइनस एम इफेक्ट। क्या होगा? माइनस एम इफेक्ट होगा। क्लियर हो गया? एक प्लस एम इफेक्ट और दूसरा क्या हो गया? एक माइनस एम इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस एम, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने वाला क्या कहलाएगा? माइनस एम। क्या कहलाएगा? माइनस एम। ये हो गया मीजोमेरिक। अस्टेरिक इफेक्ट क्या था? पहले इलेक्ट्रोमेरिक बताइए। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, मेरी बात सुनिए, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी डबल बॉन्डेड स्पेसिस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो उसका डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, और डबल बॉन्ड ब्रेक करके जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होता था वह दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पर शिफ्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, डबल बॉन्ड ब्रेक करके दो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। जिस एटम पर शिफ्ट होता है उस पर माइनस चार्ज, और जिसका चला गया उस पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज।
फिर चार्ज पार्टिकल को अगर हटा दें तो फिर मोलकुल अपने उसी स्थान पे चला जाता है, जैसे था वैसे आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब कम बैक इन सेम ओरिजिनल स्टेट, यानी फिर वापस आ जाता था ओरिजिनल स्टेट में। कब? जब चार्ज पार्टिकल को क्या करते थे, हटा देते थे। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या कहते थे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट कहलाता था जब कोई बड़ा मोलकुल एटम का साइज या ग्रुप ऑफ साइज के कारण लगता है तो उसको हम लोग स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। जितना बड़ा साइज होगा उसका स्टेरिक इफेक्ट क्या लगेगा, उतना ज्यादा होगा। साइज जितना छोटा होगा स्टेरिक इफेक्ट भी क्या होगा, कम लगेगा। यानी एटम या ग्रुप का साइज जितना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट उतना ज्यादा। अगर साइज एटम या ग्रुप का डिस्टेंस जितना ज्यादा, सेम ग्रुप है, डिस्टेंस बढ़ गया तो स्टेरिक इफेक्ट घट गया, डिस्टेंस नजदीक आ गया तो स्टेरिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। और एक चीज और पढ़ाए थे, मोलकुल का स्टेबिलिटी। मोलकुल का स्टेबिलिटी में पढ़ाए थे कि जहां स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा वह मोलकुल उतना अनस्टेबल होता है, जहां स्टेरिक इफेक्ट कम होगा वह मोलकुल उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यानी स्टेरिक इफेक्ट कम तो मोलकुल क्या होगा, मोर स्टेबल। स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा तो मोलकुल क्या होगा, लेस स्टेबल। एक लास्ट पढ़ाए थे इसमें एरोमेटाइजेशन इफेक्ट। क्या पढ़ाए थे, एरोमेटाइजेशन। इसमें 3 तरह का कंपाउंड पढ़ाए थे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक हक्केल रूल, या हक्केल रूल क्या आता है, लिखने के लिए आता है। तो हक्केल रूल में एरोमेटिसिटी के लिए बताए थे कि यहाँ पे एक पहला पॉइंट था कि रूल क्या था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ n बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये संख्या के आधार पे था। एंटी एरोमेटिक के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक के लिए 4n+2, एरोमेटिक के लिए 4n+2 और एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। बाकी जो बच गया वो सब क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। क्लियर हो गया। इतना हम आपको शुरू में स्टार्टिंग से पढ़ाए थे। एक था और लास्ट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बोले इलेक्ट्रोफाइल क्या पढ़ाए थे, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब एफिनिटी, जिसको इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी हो। इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी किसको होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, या तो कोई पॉजिटिव चार्ज वाला हो चाहे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज हो। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन का कमी होने वाला होगा, वह स्पेसीज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, यानी जिसको न्यूक्लियस से एफिनिटी ज्यादा हो। और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब जिसके पास निगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लोन पेयर हो वह सभी स्पेसीज हमारा न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएगा। अब एक बार इसको जितना पढ़ा है उसमें देख लीजिए, अभी भी कोई डाउट है उसके बाद आगे चलेंगे। वो क्या ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था, अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हटा करके अगर कोई दूसरा स्पेसीज अगर जुड़ जाता है किसी को हटा करके, तो वह रिएक्शन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी 2 प्रकार का था, एक कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, 3 प्रकार का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर फ्री रेडिकल के द्वारा इनिशिएट होता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अगर इनिशिएट होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अगर रिएक्शन इनिशिएट होता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल के द्वारा होता है तो फ्री रेडिकल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है तो न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं।
तीन तरह का था। फ्री रेडिकल के द्वारा इनिशिएट होगा फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इनिशिएट होगा इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा न्यूक्लियोफिलिक। अब उसके बाद पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो प्रकार का, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में क्या कहलाता है सुनिए, वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट का डायरेक्टली है तो उसको SN1 कहते हैं। वैसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों का डायरेक्टली है तो उसको कहते हैं SN2। क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन। जिसका मोलिकुलरिटी 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, SN1, जिसका मोलिकुलरिटी 2, ऑर्डर 2, उसको SN2 कहते हैं। SN1 रिएक्शन में बीच का स्टेप कार्बोनियम आयन बनता है, SN2 रिएक्शन में बीच का स्टेप ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहां क्लियर हो गया। दूसरा पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन था। सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा वहां होता है जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है कहां पे? तो वहां पे जहां कोई अल्काइल हैलाइड है एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं वहां होता है। अब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में होता है। ये तीन तरह का रिएक्शन था। एडिशन रिएक्शन बिना कुछ हटे अगर सिर्फ जाकर के जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। यह एडिशन रिएक्शन भी तीन प्रकार का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसको कहते हैं? सुनिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर फ्री रेडिकल के द्वारा स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये तो खिचड़ी तो पूरे बना है शुरू से लेकर अंतिम तक। अब देखिए यहां उसके बाद हम क्या बोले, एडिशन रिएक्शन तीन प्रकार का, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। अब यहां पे क्या सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां होगा? तो कार्बन कार्बन के बीच में जहां पे डबल बॉन्ड है वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जहां डबल बॉन्ड है, यहां ध्यान सुनिए, अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जहां कहीं रिएक्शन होता था वहां फ्री रेडिकल एडिशन होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल एडिशन होता है। ये था एडिशन रिएक्शन। फिर लास्ट में था एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो प्रकार का, E1 और क्या था? E2 था। E1 का मोलिकुलरिटी 1, E2 का मोलिकुलरिटी क्या होगा? 2। मोलिकुलरिटी का मतलब हुआ ना, किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट में जितना मोलिकुल्स भाग लेता है उसको हम मोलिकुलरिटी कहते हैं। अगर कोई रिएक्शन में अगर एट ए टाइम ये दो मोलिकुल भाग ले तो वैसे रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 2 कहलाता है। तीन भी तो हो सकता है। हाँ, एट ए टाइम 3 को रिएक्शन करेगा तो टर्न मोलिकुलर हो जाएगा जिसका मोलिकुलरिटी 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये था रिएक्शन। अब मेरी बात एक चीज और सुनिए, एक होता है जहां कार्बन, देखिए एक ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस में क्या है देखिए, अब इसको क्वेश्चन कुछ देखिए। इसको रिएक्शन अब कुछ बताएंगे हम। चलिए पहले इसको आप कुछ क्वेश्चन लिख करके
आप लिखिए फिर हम बताते हैं। चलिए अब देखिए, लिखिए इसको। हाँ लिखिए। अब रिएक्शन देखते हैं कौन कितने बच्चे कैसे बनाते हैं, खाली आप लोग गप कर रहे हैं पीछे से। मेरी बात देखिए, अगर ए अल्काइल हेलाइड है, देखिए यहां इस रिएक्शन को एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? एक्वस केओएच के साथ। आप देखिए यहां क्या होगा, ACl को डिस्प्लेस कर देता, हटा देता है। Cl क्लोरीन को डिस्प्लेस करके OH लगा देता है। Cl को डिस्प्लेस करके क्या लगा देता है? OH ग्रुप। तो कंपाउंड क्या बनेगा? देखिए CH3 CH और CH3। अब बोले Cl हट करके यहां क्या लग गया? OH। अब बाकी इसका Cl देखिए, इसका K, दोनों मिलकर के कंपाउंड क्या बना देगा? KCl। ऐसे बाकी इसका K या इसका Cl, दोनों K और Cl मिलकर क्या बनेगा? KCl। क्या बन जाएगा? KCl। यही तो रिएक्शन था। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। जिस समय पढ़ा रहे थे उसमें बिल्कुल कुछ नहीं था, बस यहां से Cl हटता था, Cl हट करके OH लगेगा, इसका K इसका Cl मिलकर के क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा। अब दोनों में फर्क देखिए, यह रिएक्शन कैसा है? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। बताइए कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर यही एक्वस के जगह, मेरी बात सुनिए, अगर एक्वस के जगह अल्कोहलिक ले लिए, क्या ले लिए? अल्कोहलिक, तो ये याद रखिए, इसके अल्कोहलिक के प्रेजेंस में यह रिएक्शन एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन का मतलब इसके बगल के किसी भी कार्बन से H निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? Cl निकलेगा। तो H और Cl मिलकर के क्या बनेगा? HCl। क्या बन जाएगा? HCl। ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, Cl निकला, H निकला, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH2। अब बाकी इसका CH इसका Cl मिलकर के क्या बन जाएगा? HCl। और फिर यही HCl अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन करेगा। कहां थे आप बैठे हुए? जाइए पीछे बैठी, जाइए जाइए पीछे बैठिए। देखिए यहाँ पे, देखिए आप देखिए यहाँ पे अल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन किया, और फिर अल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बना देगा? KCl। और प्लस क्या बनेगा? वाटर।
तो दोनों में फर्क समझ गए। अगर एक्वस रहेगा तो रिएक्शन कैसा होगा? सब्स्टिट्यूशन। एक्वस रहेगा तो कैसा होगा? सब्स्टिट्यूशन। अगर मान लीजिए यहां पे अल्कोहलिक रहेगा तो रिएक्शन कैसा होगा? कैसा होगा? एलिमिनेशन। चल इसको जरा बना के दिखाइए, इसको बना के दिखाइए, बनाइए अब। बनाइए। हल्ला नहीं, फिर क्यों अभी हल्ला करते हैं? देखिए यहां क्या करना, जहां से Cl हटेगा वहां OH ग्रुप क्या करना है? लगा देना। तो क्या होगा इसमें? अब बोल इसका Cl इसका K मिलकर के क्या बन जाएगा? KCl। हो गया। यहां ये सुनिए, यहां कोई बता सकते हैं? एक चीज मेरी बात और सुन लीजिए, जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, मेरी बात सुनिए, जैसे OHCl एक केवल सिंगल बॉन्ड रखता है ना, तो जो नेक्स्ट आने वाला ग्रुप होता है ना उसको हमेशा जोड़ता है ऑर्थो पे या कहां जोड़ता है? पारा पे। कहां जोड़ता है? ऑर्थो या पारा पे। ऑर्थो पारा समझते हैं ना? जैसे इसका 2 नंबर को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। 3 नंबर को पारा मेटा, और 4 नंबर को पारा, और फिर 5 नंबर को मेटा, 3 हो चाहे 5 हो, और 6 नंबर को ऑर्थो। माने यहां 2 रहे, 6 रहे ऑर्थो, 3 और 5 रहे मेटा, 4 रहेगा तो पारा। ऐसे याद रखना। अब उसके बाद देखिए, तो हम क्या बताए, अगर पहले से कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास केवल सिंगल बॉन्ड है, जैसे OH के पास केवल कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो जो नेक्स्ट आने वाला ग्रुप होता है ना उसको या तो ऑर्थो पे जोड़ता है या कहां जोड़ता है? पारा पे। ऑर्थो या पारा पे जोड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट जो वैसा फंक्शनल ग्रुप जो लगा है, सिर्फ जिस फंक्शनल ग्रुप में केवल सिंगल बॉन्ड है, जो OH के बीच में कहीं डबल बॉन्ड है नहीं, तो जो नेक्स्ट आने वाला ग्रुप होता है उसको ऑर्थो पारा पे जोड़ता है। मतलब इसको कहा जाता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहा जाता है? ऑर्थो पारा। मतलब आने वाला ग्रुप को या तो ऑर्थो नंबर पे जोड़ेगा या पारा पे जोड़ेगा। अब बताइए इस दोनों में से जुड़ेगा क्या? पर ये दोनों आपस में से रिएक्शन करके क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? CH3। देखिए कॉपी पे लिखवाएं जहां पढ़ाएं, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखिए ये दोनों आपस में पहले रिएक्शन करके क्या बनाता है? CH3 प्लस। क्या बनाता है? CH3 प्लस। यही CH3 प्लस इस पर अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो कहां लगेगा? बोलिए। देखिए
यहां OH हो गया। और जो नेक्स्ट आने वाला ग्रुप CH3 होगा, या तो इसको ऑर्थो पे जोड़ेगा और नहीं तो कहां जोड़ेगा, पारा पे जोड़ेगा। ऑर्थो पे या कहां जोड़ेगा, पारा पे। बाकी इसका H इसका Cl मिल करके क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। H और Cl मिल करके क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। यहां पे आ जाइए, यहां बताइए। अब आप देखिए, हम बताए ये दोनों का। अब एक क्वेश्चन आता होगा कि सर यहां एक लिए थे, यहां दो कैसे बन गया। यही ना होता है। मेरी बात सुनिए, जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो कोई एक मोलकुल लेकर के नहीं कराते हैं, आप मोल में लेते हैं। मोल का मतलब बहुत सारा लेते हैं। आप पानी से किसी का रिएक्शन भी कराइएगा तो पानी का एक आख बूंद भी लीजिएगा, एक 1 ड्रॉप भी लीजिएगा, एक बूंद भी लीजिएगा, तो उसमें पानी का लाखों मोलकुल्स मिलेगा। तो इसका मतलब जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कोई एक मोलकुल लेके नहीं कराते हैं, आप मोल में लेके कराते हैं, जिसमें लाखों मोलकुल से होता है। तो लाखों होता है तो कुछ रिएक्शन करके ए बनाएगा, कुछ रिएक्शन करके या बनाएगा। अब बैलेंस करना है तो यहां दो कर देंगे। अगर बैलेंस करना है तो वो अलग चीज होगी। बात समझ गए। यानी जब रिएक्शन कराते हैं तो कोई एक मोलकुल नहीं होता है, रिएक्शन में लाखों मोलकुल्स होते हैं। समझ गया ना। देखिए आइए यहां बताइए, जैसे Cl है तो यहां क्या लगेगा, CH3। और क्या होगा, या तो CH3 यहां लगेगा और प्लस क्या बनेगा, HCl। यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, HCl बन जाएगा। अब जब उसको बना के कुछ दिखा दीजिए, बनाइए। यहाँ तक तो हो गया। एक पांचवा के बाद छठा नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या कहता देखिए। अरे मेरे पास ही देखिए, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा, ये दोनों, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है कंपाउंड का, देखिए ये Cl यहां लगा, इधर देखिए, तो एक Cl यहां लगेगा। तो अब देखिए, अब ये तो ऑलरेडी है, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनेगा, Cl प्लस। क्या बनेगा, Cl प्लस। तो बोले ये दोनों आपस में रिएक्शन करके Cl प्लस बनाया। ये Cl कहां लगेगा, फिर अब यहां लगेगा। ऐसे हम क्या बताए, अभी आपको पढ़ाएं। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप क्वेश्चन कॉपी पे कराया हुआ सुनिए। जब क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, यहां देखिए, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके पहले Cl प्लस बनाता है, और यही Cl प्लस फिर इस पर अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो Cl कहां लगेगा, यहां लगेगा। तो ऑर्थो पे, नहीं तो कहां लगेगा, पारा पे। एक Cl यहां, दूसरा Cl हो गया, या तो 1 2 ऑर्थो पे हो जाएगा, नहीं तो 1 4 क्या हो जाएगा, पारा पे हो जाएगा। अब बाकी क्या बचेगा, मेरी बात सुनिए, ये 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन या 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब प्लस क्या बनेगा, ये हो गया 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब बाकी जहां से H निकलेगा, जैसे Cl लगेगा तो H निकलेगा ना, तो उसका H इसका Cl मिल करके क्या बन जाएगा, HCl। तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन,
अब प्लस साथ में क्या बन गया, HCl, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। नीचे वाला बताइए, सेम रिएक्शन उसके जैसा है। देखिए देखिए यहाँ तो 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन या 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन, बाकी H और Br मिलकर के कंपाउंड क्या बनेगा, HBr, क्या बन जाएगा, HBr। ऐसे H और Br मिलकर के कंपाउंड क्या बना देगा, HBr, क्या बना देगा, HBr बना देगा। तो 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन बनेगा, नहीं तो 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन बनेगा। अब बाकी H और Br मिलकर के कंपाउंड क्या बना देगा, HBr, क्या बना देगा, HBr बना देगा। आगे देखिए, और आगे देखिए, ये जो है ना, ये फंक्शन ग्रुप में बताइए कहीं डबल बॉन्ड है कि नहीं है, जो बोलिए, इस फंक्शन ग्रुप में कहीं पे डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो बोले इस फंक्शन ग्रुप में ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस फंक्शन ग्रुप में जब ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जो नेक्स्ट आने वाला ग्रुप होगा उसको कहां जोड़ेगा, मेटा पे। हम क्या बोले, जिस कंपाउंड में केवल सिंगल ग्रुप रहे, वह नेक्स्ट आने वाला ग्रुप को, जिस कंपाउंड में, ध्यान से सुनिए, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, वह नेक्स्ट आने वाला ग्रुप को या तो ऑर्थो पे ऐड करेगा या पारा पे ऐड करेगा। जो नेक्स्ट आने वाला ग्रुप होगा उसको या तो ऑर्थो पे जोड़ेगा या फिर कहां जोड़ेगा, पारा पे। नेक्स्ट आने वाला ग्रुप जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड, तो नेक्स्ट आने वाला ग्रुप को कहां जोड़ेगा, ऑर्थो या पारा जोड़ेगा। और जिसमें अगर ऑलरेडी कहीं पे डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे CHO में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड वाला ग्रुप होगा, वह नेक्स्ट आने वाला ग्रुप को कहां जोड़ेगा, मेटा पे, कहां जोड़ेगा, मेटा पे जोड़ेगा। तो बोले यहाँ मेटा पोजिशन यहाँ कहां है, देखिए इसका भी मेटा कहां है, तो बोले यहाँ क्या बनेगा, ये जुड़ेगा, देखिए COOH हो गया, CHO हो गया, यहाँ CH3 यहाँ लगेगा ऑर्थो पे, मेटा पे, और यहाँ पर भी इस कंपाउंड में कहाँ लगेगा, मेटा पे। क्यों मेटा पे लगेगा, क्योंकि जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो CHO में भी डबल बॉन्ड है, COOH में भी डबल बॉन्ड है। तो जिस ग्रुप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वह नेक्स्ट आने वाला ग्रुप को कहां जोड़ता है, मेटा पोजीशन पे, कहां जोड़ता है, मेटा पोजीशन पे। तो वहां मेटा पोजीशन पे ऐड करेगा। तो बाकी जो बच गया, इसका H इसका Cl दोनों में क्या बनेगा, यहां पर भी क्या बनेगा, हो गया। इतना हम तो रिवीजन करा दिए, फिर भी कम से कम पढ़िएगा तब ना। देखिए कॉपी आप अपने से ही देखिए कि हम कॉपी कितना पढ़ते हैं, वो आप अपने से देखिए। कितना कोई ऐसा चीज बताइए जो कॉपी पे नहीं भी लिखाया हुआ है। चलिए एक चीज और आगे चलिए, कॉपी बंद नहीं करनी अभी है। देखिए टाइम खत्म की बात नहीं है, जब 11:15 हो जाए तब बोलिए। अच्छा चलिए 10, पहले आप सुनिए। अच्छा सुनिए, हेडिंग दीजिए। देखिए देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी।
देखिए दोनों में क्या अंतर है, मेरी बात सुनिए। एक हमारा कहलाता है न्यूक्लियोफाइल, एक हमारा कहलाता है बेस। ये दोनों में अंतर क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, किसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल या किसको कहते हैं बेस, इसके बारे में बढ़िया समझिए। देखिए अगर कोई H+, देखिए यहां OH- से रिएक्शन करता है, देखिए यह OH- किससे रिएक्शन किया, H+ के साथ, और रिएक्शन करके सपोज कीजिए कि वाटर बना दिया। H+ OH- से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बनाता है, वाटर। क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो H+ OH- से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके कंपाउंड हमारा वाटर बनाता है। इसका H+ से रिएक्शन करने का मतलब हुआ कि OH- हमारा बेस के जैसा काम करेगा। किसके जैसा, बेस के जैसा। इसका मतलब यहां पर OH हमारा बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। अगर OH- H+ से रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके कंपाउंड वाटर बना दिया, क्या बना दिया, वाटर बना दिया, इसका मतलब OH हमारा एक बेस कहलाएगा। अगर यही OH, देखिए यहां अगर कोई यहां लिविंग ग्रुप है, हटने वाला ग्रुप है, यहां से OH- इससे रिएक्शन कर जाता है। देखिए इस कार्बन कार्बन था, यहां L का मतलब होता है लिविंग ग्रुप, हटने वाला ग्रुप। तो यहां से क्या है, OH- रिएक्शन किया और रिएक्शन करके यहां से लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। यहां से किसको हटा दिया, लिविंग ग्रुप को। अगर किसी स्पेसीज से अगर कोई लिविंग ग्रुप वहां से हट जाता है, किसी लिविंग ग्रुप को वहां से हटा देता है, तो समझ जाइए ये जो स्पेसीज है, जैसे हटा करके या OH इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और यहां से लिविंग ग्रुप को यहां से बाहर निकाल दिया। यहां क्या किया, एक कार्बन से लिविंग ग्रुप को हटा करके, यहां से पूरे स्पेसीज से लिविंग ग्रुप को हटा करके वहां उसके साथ क्या अटैच हो गया, OH। क्या अटैच हो गया, OH। तो किसी को हटा कर करके जुड़ जाना, जैसे लिविंग ग्रुप को हटा दिया और लिविंग ग्रुप को हटा करके क्या लगा दिया, OH। तो किसी को हटा करके जुड़ जाना, इसका मतलब एक काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। इसका मतलब OH- क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। यही हमारा OH- यहाँ क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा, बेस। इसका मतलब यहां पर यही रिएक्शन में OH हमारा बेस है और यही OH इस रिएक्शन के लिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है यह, न्यूक्लियोफाइल। अगर एसिड से रिएक्शन करे तो बेस, और किसी को हटा करके जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इसको अगले क्लास पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे कि बेसिक सिटी क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। यही लास्ट क्लास रहेगा कल GOC का, ठीक है ना। तो GOC खत्म हो जाएगा।